कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बात। पीएम मोदी बोले, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के संकेत दिखने लगे। लद्दाख बॉर्डर के गलवान घाटी के पास भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, 2 जवान हुए शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियान ने भारत चीन सीमा पर हुए झड़प पर दिया बयान। कहा, हम भारत से सख्त मांग करते हैं कि समझौतों का करे पालन, सीमा पार नहीं करनी चाहिए। चीन सीमा पर भारतीय जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया ट्वीट। कहा, सरकार को जवानों की शहादत का लेना चाहिए बदला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की हुई बैठक में सीएम ने जनपद टिहरी की रिपोर्ट का किया विमोचन। कहा, प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। देश में बड़े कोरोना संकट के बीच आज से 2 दिनों की केंद्र और राज्यों की अहम बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्रियों से संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। तो वही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान अनिल चौधरी ने कहा कि अमित शाह को 54 दिन बाद दिल्ली की जनता का ख्याल आया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ सर्वदलीय बैठक पर उन्होंने कोरोना वायरस समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, मगर अमित शाह ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लगातार दिल्ली सरकार के सामने रखते रहे कि दिल्ली की जनता भारी संक्रमण के द्वारा ग्रस्त हो जाएगी यदि ठोस कदम नहीं उठाएगी, और यही हुआ। महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ जब बैठक हुई तब भी कहा, उसके नेक्स्ट डे केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतरूंगा और उचित कदम उठाऊंगा। आज तक केजरीवाल जी सड़कों पे नहीं आए। हमने तब भी कहा था आप नहीं आएंगे, जनता को यदि ठोस कोई प्लान, कोई रणनीति आप नहीं देंगे, उनको उपचार नहीं देंगे, तो मजबूरन इनकी आवाज बन के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ेगा। आज अपनी दहलीज पर हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ अपने कार्यालय पर बैठे हैं। तो वही अगली खबर हरियाणा के सिरसा से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक युवक के भाई की शिकायत पर 2 भाइयों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पप्पूराम, उसका जो मृतक के प्रवीण कुमार है ना, इसके राम नरेश है, इसकी लड़की के साथ इंदिरा देवी के साथ प्रेम प्रसंग था। इस वजह से इन्होंने उनको देख लिया था प्रेम प्रसंग के दौरान, तो उन्होंने आदमी बुला के इन्होंने कहा भाई हमारे लड़की के साथ में तुमने क्यों छेड़खानी की। तो उन्होंने फ़ोन करके अपने मोनू ने
सूरज नाम के लड़के को और फ़ोन किया। उन्होंने 10-15 आदमी और आए बाइक पे और उन्होंने बुला के जो मकान में आ गए थे, फिर वो गाड़ियाँ निकालने लगे। इतने में फिर ये क्या, अभी गाड़ियाँ क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने एकदम बाहर आके तहस में कहा कि आज इनको हमारी बहन को छेड़ने का मजा सिखा दो। तो उन्होंने जो 10-15 आदमी थे और उन्होंने अपना आके एक के हाथ में लाठी, जो आदमी गुप्ती थी, उन्होंने गर्दन की तरफ मारी थी। और जो उसके चाचा पप्पू राम को भी उन्होंने चोटें मारी और उन्होंने चारों तरफ घेर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहीं हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य की सेवा हरियाणा के डॉक्टर JS ग्रेवाल ने सिरसा नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन सहित चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और बैठक में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद डॉक्टर ग्रेवाल ने सिरसा में कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि कोविड-19 को लेकर सिरसा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। CMO साहब को बुला के सारी रिपोर्ट्स के बारे में इंस्पेक्शन किया गया और रिव्यू किया गया कि प्रिपेयर्डनेस कैसी है। सिरसा की प्रिपेयर्डनेस एडिक्वेट है और यहाँ के पेशेंट की कंटेनमेंट प्रॉपर है और जो लॉजिस्टिक्स हैं और ड्रग्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, HR है, सब एडिक्वेट है। कुछ कमियां हैं, कुछ अपलोडिंग में, कुछ रिपोर्टिंग में 1-2 वो जल्दी रेक्टिफाई कर ली जाएंगी। सिविल सर्जन साहब को एडमोनिश कर दिया गया इस बारे में और फैसिलिटी वाइज सब एडिक्वेट है। कंटोनमेंट जो हम मॉडिफाइड हैं, अब हम जो पेशेंट करते हैं उसके आसपास के 50 घर को कंटेनमेंट करते हैं और हमारा स्टाफ रेगुलरली विजिट करके और जो ILI और सारी वाले केसेस को फाइंड आउट करता है, उनका टाइमली लैब टेस्ट करा के और अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उसको आइसोलेशन करते हैं। होम क्वारंटीन के उल्लंघन को रोकने और बाहर से आने वाले लोगों का डाटा जमा करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सेफ हरिद्वार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से बाहर से आने वाले लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में आ रही दिक्कतें अब दूर होंगी। बॉर्डर पर डॉक्यूमेंटेशन होने के तुरंत बाद ही व्यक्ति की सारी जानकारी स्थानीय आशा वर्कर और जनप्रतिनिधियों तक मैसेज से पहुंचेगी। साथ ही उनके घरों के बाहर होम क्वारंटीन का पोस्टर भी लगा दिया जाएगा। व्यक्ति आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होते ही ये वहाँ का क्षेत्रीय आशा, वहाँ का जनप्रतिनिधिगण जैसे प्रधान, पार्षद, इनको जो है एक मैसेज चला जाएगा और उसमें जो है जैसे आशा को जो है हम लोगों ने विभिन्न काफ़ी मात्रा में पोस्टर्स दिया हुआ है, तो वो होम क्वारंटीन का पोस्टर्स जो है वो घर में चस्पा कर सकते हैं। उसके बाद जो 14 दिन का जो काउंट है उस दिन से गिनती शुरू हो जाएगी। उनका ट्रैकिंग करने के लिए एक IVRS सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो है रेगुलरली उनके पास कॉल्स जाता रहेगा। अगर कभी भी उनका लक्षण अगर डेवलप हो जाता है उसमें जो है वो फीड कर सकते हैं और तत्काल हमारा सिस्टम वहाँ आकर के उनको ट्रैक करेंगे। और 14 दिन के बाद जब डिस्चार्ज होते हैं उसके लिए भी जो है एक WhatsApp में ही उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चला जाएगा। फिल्म नया दौर का एक गाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूजा हाथ बढ़ाना। इस फिल्म में गांव वाले श्रमदान कर सड़क बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते दिखाई देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ नजारा नैनीताल जिले के हैड़ाखान में भी देखने को मिला। यहाँ सिस्टम की नाकामी की वजह से लोगों ने खुद ही श्रमदान कर सड़क बनाने का फैसला लिया है और ग्रामीण सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यहाँ नैनीताल जनपद के हैड़ाखान में बीते 24 फरवरी को हुई बारिश की वजह से सड़क मार्ग टूट गया था। इसकी शिकायत ग्रामीण लोक निर्माण विभाग, नैनीताल DM, कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव तक कर चुके हैं, लेकिन सब बेनतीजा रहा। थकारकर, शिवड़ा, लूगड़ समेत करीब 70 गांव के ग्रामीण, ग्राम प्रधान और पूर्व विधायक ने श्रमदान कर सड़क को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। आज हम करीबन 70-80 लोग हैं, क्योंकि जगह कम है वहाँ पर। हम 2-2, 4-4 लोग जा करके उस रोड को सही कर रहे हैं। अभी हमारे आने जाने का हमने रास्ता बना दिया। हम सुबह 7 बजे से इस रोड को बनाने के लिए, इस रास्ते को बनाने के लिए ठीक हो जाए, जिससे आने जाने वालों को जो है असुविधा न हो। यहाँ पर मेन स्वास्थ्य का असुविधा है और यहाँ पर जो ये रोड के टूटने से कितनी हमारी महिलाएं यहाँ पर डिलीवरी वाली, यहाँ पर किसी की डेथ भी हो चुकी है। और खेती जो है किसानों की आलू, टमाटर, प्याज जो आज घर में सड़ने को तैयार मजबूर हो गए हैं और उनको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं।
हम तो ये कह रहे हैं कि साहब शासन प्रशासन से इसको आप जो है जल्दी बनवाइए। सरकार की ओर से वीर सपूतों के गांव के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है, मगर घोषणाएं धरातल पर उतरते उतरते अपना दम तोड़ देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पौड़ी से मात्र 30 किलोमीटर दूर टंगरौली गांव की। कारगिल शहीद वीर धर्म सिंह रावत का ये गांव प्रदेश सरकार की उपेक्षा का शिकार लंबे समय से रहा है। वीर धर्म सिंह रावत का ये गांव राज्य बनने के इतने साल बीत जाने के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। बहुत सी योजनाएं इस गांव में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई, मगर ये सभी योजनाएं अब दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। अब जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल ने मांग की है कि वीर सपूत के गाँव को जल्द ही डांडा नागराज पंपिंग योजना या फिर मुंडेश्वर पंपिंग योजना के दायरे में लाया जाए। एप्लीकेशन और जितनी भी हमने कार्रवाई करनी थी, कागजी कार्रवाई हमने कर ली है, लेकिन वो सारी कागजी कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह चुकी है। अब हमारा यही उद्देश्य है, यही मानना है, और अब हम आगे एक बार डीएम साहब से गुजारिश करेंगे, गुजारिश करने, और अगर इसके बावजूद भी अगर हमारा कार्य नहीं होता, पानी की सुविधा टंगरौली गाँव में नहीं आती है, तो हम जन आंदोलन पर उतरेंगे। बात है, ये कारगिल शहीद धर्म सिंह रावत जी का गांव है। यहाँ के लिए तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले व्यवस्था और सबसे पहले काम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के गांव के लोग सबसे ज़्यादा पानी के लिए तरसते हैं। हमारे पूरे इलाके में पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा इसी गांव में, यहाँ इस गांव में पीने के लिए भी तरसते हैं लोग, पानी पीने के लिए भी तरसते हैं। इसका समाधान यही कि इसको मुंडेश्वर पंपिंग योजना से जोड़ा जाए, और हमारा अभी यही वो है निर्णय लिया है हमने यहाँ पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत या गांव वालों से सभी से बातचीत करके कि हम पहले तो डीएम साहब से और अधिशासी अभियंता से मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे जिला योजना में रखें या कहीं भी रखें, इसको आप डांडा पंपिंग योजना से जोड़ें, नहीं तो हम इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। और तो वही उत्तराखंड के काशीपुर में रोडवेज बस अड्डे की शिफ्टिंग के खिलाफ नगर कांग्रेस ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर के रोडवेज बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया और बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि काशीपुर में 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की कवायद के साथ ही बस अड्डे के मुख्य मार्ग के फ्लाईओवर के नीचे आने की वजह से इसे स्थानांतरित किए जाने की चर्चा ने भी जोर पकड़ा था, जिसके बाद रोडवेज अड्डे को काशीपुर आउटर पर ठाकुर द्वारा रोड पर स्थानांतरित किया जाना तय हुआ। की जो धरोहर है, 50 वर्ष पुरानी धरोहर है काशीपुर रोडवेज बस अड्डा। जैसा कि हमें ये सूत्रों से पता लगा कि रोडवेज बस अड्डा यहाँ से खत्म करा जा रहा है, शिफ्ट ही नहीं करा जा रहा, खत्म करा जा रहा है। ये काशीपुर की जनता के साथ एक पूरी तरीके से शोषण है। आपको एक प्रैक्टिकल रूप बिना किसी राजनीति के बताना चाहता हूँ कि काशीपुर की जो रोडवेज बस अड्डा है वो काशीपुर की जनसंख्या से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरी इर्द गिर्द की आबादी में है। यदि रोडवेज बस अड्डा लगभग ठाकुर द्वारे के पास चला जाता है तो यहाँ से लेकर डिग्री कॉलेज, श्यामपुरम, आवास विकास, खड़गपुर, जसपुर खुर्द, आपकी दुर्गा कॉलोनी, पूरा का पूरा पटेल नगर, आवास विकास पूरा का पूरा, गढ़वाल सभा, ये पूरा का पूरा एरिया, यदि किसी को रुद्रपुर और हल्द्वानी या रामनगर जाना होता है तो इतना किराया उसका रोडवेज जाने का नहीं लगेगा जितना किराया उसका ई रिक्शा में वहाँ तक पहुँचने का लगेगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ शोषण है। इस प्रकार का कार्य जो कृत्य विधायक जी द्वारा करा जा रहा है, हम सभी लोग उसका विरोध करते हैं। हमारा कहना ये है, हम विकास विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी नहीं है। यदि बड़ा बस अड्डा आपने किसी दूर जगह बनाना है तो काशीपुर रोडवेज बस स्टैंड को सब स्टेशन बनाना चाहिए, जिससे जो इस रूट की बसें हैं, रामनगर की, हल्द्वानी की, रुद्रपुर की, बाजपुर की, पट्टी की, बरेली की, ये सारी की सारी बसों का आवागमन इस पुराने बस अड्डे से होना चाहिए। तो अब बात करते हैं 7 वर्ष पूर्व की उस भयावह आपदा की, जिसने उत्तराखंड समेत पूरे देश को आज के ही दिन खौफजदा कर दिया था। 16-17 जून 2013 की वो भीषण आपदा शायद ही किसी के जहन से मिट पाई हो। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाली केदारनाथ यात्रा केदार घाटी के हजारों परिवारों के रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। 2013 की आपदा ने जहां इस घाटी के लोगों को गहरे जख्म दिए थे, तो वहीं रोजी रोटी भी उनसे छीन ली गई थी। धीरे धीरे अब यात्रा पटरी पर लौटने के कारण फिर रोजगार मिल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने फिर से 2013 के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। ऐसे में केदार घाटी समेत पूरा जनपद त्रस्त रहा और पस्त भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पहली बार
जब 2013 में 16-17 जून को ये आपदा आई थी, तो एक प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद तो पूरा ख़त्म ही माना जा रहा था, क्योंकि व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव केदार घाटी पे ही पड़ा था। जो कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी घोड़ा खच्चर वाला हो या पल्लेदार हो या आम व्यापारी हो, ये केदार धाम से काफ़ी प्रभावित होता था, जिससे हमारा व्यापार चलता था। लेकिन अब वो तो 2-3 साल तक जैसे भी हुआ हमने झेल दिया, और जैसे ही ये पटरी पे आ रहा था ये मौसम, तब तक ये दूसरा वायरल आ गया, ये कोरोना कोविड-19। इसने तो और ज़्यादा व्यापारियों की समस्या को जो है ख़त्म कर दिया। इससे कई वर्षों पहले केदारनाथ आपदा आई थी, ऐसा हंसता खेलता मानव जीवन उससे बर्बाद हुआ था, और उसके बाद हम पटड़ी में आने लगे थे। उस आपदा के बाद संभलने लगा था मानव, लेकिन ये एक फिर दोबारा आपदा आ गई, और इसने वैसे ही मानव हानि तो की ही है, उसके बाद जो हानि के बाद जो जीवित मानव है उसकी रोजी रोटी में संकट पैदा किया, वो सबसे बड़ा हानिकारक है। उससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जितने लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, हज़ारों लाखों की नौकरियां चली गई हैं, रोज़गार खत्म हो गया है, तो इस पर पटड़ी पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम होगा, और सभी को बड़े संयम से, बड़ी मेहनत से इस पर लगना पड़ेगा, और ताकि मानव जीवन आगे और हानियाँ न हो और पटड़ी पे आए। तो केदारनाथ आपदा एक चेतावनी थी मानव के लिए कि आप जो अपनी हदों में रहे और प्रकृति का जो है की सीमाओं का आप उल्लंघन न करें। लेकिन मानव का जो अपना स्वभाव है, लालची स्वभाव, वो नहीं मान रहा, आज भी वही चल रहा है। प्रशासन को, सरकारों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में प्रशासन बहुत अलर्ट हुआ, बहुत बेहतर अधिकारी है, उन्होंने रोका, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जख्म इसके भरने लगे, वैसे वैसे लोग फिर अपनी उसी जगह पे आ गए। तो वही उत्तराखंड के श्रीनगर के गुरुद्वारा रोड पर लगातार महिलाओं से छेड़खानी की घटना सामने आ रही है। एक माह पूर्व सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान युवती से छेड़खानी की घटना के बाद अब एक और नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, लेकिन घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं खोज पाई है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले दोपहर लगभग 3 बजे एक युवक ने गुरुद्वारा रोड पर एक नाबालिग किशोरी से छेड़खानी की, वहां से वो फरार हो गया, जिसका वीडियो एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। तो वही मामले में श्रीनगर कोतवाल नरेंद्र बिष्ट का कहना है कि उनके पास पीड़ित की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। आरोपी युवक ने मुंह में मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से आरोपी की पहचान करने में काफी दिक्कत आ रही है, फिर भी तफ्तीश की जा रही है। समय जो है कुछ अभी जो कल की घटना है, एक लड़की वहाँ पे एक सब्जी ठेली लगाती थी, तो साइड में कोई वहाँ पे लड़का है, वो वीडियो में उसमें दिखाई दे रहा है कि किसी के कैमरे में कैद हुआ है वो। और इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है टावेश्वर गली में, उसमें भी कोई किसी लड़के ने जो है वो सुनसान गली है, कोई लड़की जा रही थी, उसने हाथापाई करी, उससे छेड़खानी करी। और इसी प्रकार इसकी अभी हमने उसकी माँ भी यहाँ पे आई है, वो बिटिया भी यहाँ पे आई है, उसकी तहरीर थाने को दे दी है। ये 3-4 रोज पहले एक घटना हुई थी। वो लड़की वहाँ पे फ्रूट और सब्जी का ठेला लगाती थी, तो एक शराबी टहलता हुआ आया और उसने लड़की के बाल खींच के और भाग गया। तो उस लड़की ने उस समय शोर शायद नहीं भी मचाया, क्योंकि आगे लोग जा रहे थे, पकड़ा जाता हो। तो अगले दिन ये लोग थाने पर आए थे, इसकी सूचना दी थी, लेकिन लिखित तहरीर में कोई दी नहीं। फिर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा कि इसको चिन्हित किया जाए। तो जगह जगह के सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो भी देखे गए, उसमें घटना तो तस्दीक होती है, लेकिन चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था उसने, तो अभी पहचान नहीं हो पाई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रमुख में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। बैठक में करीब 58 ही विधायक पहुंचे, जबकि अन्य पदाधिकारियों समेत 75 लोग शामिल रहे। बैठक में पार्टी की रीति नीति और विचारधारा के आधार पर कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक का जायजा लिया। मुख्यालय भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित हो रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र और दोनों जो प्रत्याशी हैं ओंकार सिंह लखावत और राजेंद्र गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। कुछ देर के लिए मीडिया को जो है इस बैठक के अंदर स्टार्टिंग के वक्त विजुअल से करने के लिए आमंत्रित किया गया। और इस बैठक के बाद में आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम विधायक के बाहर बसें लगी गई हैं और इन बसों के जरिए होटल क्राउन प्लाजा इन विधायकों को ले जाया जाएगा। और वहाँ जो है 19 तारीख
तक एक कैंप रहेगा, प्रशिक्षण शिविर रहेगा और इस प्रशिक्षण शिविर में किस प्रकार से वोट करना है राज्यसभा चुनाव में, इसकी तैयारियों पर चर्चा होगी। तो भाजपा की ओर से तैयारी जो है वो चल रही है। 19 तारीख तक कैंप की, उसको लेकर के सामान लेकर के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। पार्टी मुख्यालय के अंदर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, खासतौर पर मुरलीधर राव जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा के, वो इस प्रशिक्षण शिविर के लिए यहाँ पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आए हैं। दूसरी बात करें तो तमाम जो विधायक हैं इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, साथ ही मास्क लगाने के लिए कहा गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पैर से हैंडल होने वाला जो सैनिटाइजर है वो लगाया गया। एंट्री करवाई जा रही है। अब तक तो 25 हैं, 25 यहाँ पर एंट्री जो है स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद में 75 तक एंट्री जो है वो यहाँ हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तमाम जो लोग आ रहे हैं बीजेपी के नेता विधायक दल की बैठक में, उन सबको जो है रजिस्ट्रेशन उनका किया जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। साथ ही बीजेपी का जो दुपट्टा होता है पट्टा, वो उनके गले के अंदर डाला जा रहा है। कैमरामैन दिनेश पारीक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वहीं जयपुर में बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी में भी विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी है, जिसके लिए जयपुर के टोंक रोड स्थित होटल क्राउन प्लाजा में विधायकों को ले जाया जाएगा। विधायक दल की बैठक और बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी के सांगनेर विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अशोक लाहोटी से बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज से अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया है। उसके तहत पहले विधायक दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई है। हमारे साथ में है बीजेपी के सांगनेर से आने वाले विधायक अशोक लाहोटी जी। लाहोटी साहब, ये विधायक दल की बैठक है और उसके बाद में आज से एक प्रशिक्षण शिविर भी लगने जा रहा है एक होटल के अंदर। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? राज्यसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। कांग्रेस जो है पिछले 10 दिन से बाड़ेबंदी जो है या कह दें कि कैंप कांग्रेस का भी चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का कैंप 10 दिनों से चल रहा है और वो बाड़ेबंदी है। और हमारे यहाँ तो प्रशिक्षण हमारी परंपरा रही है, कांग्रेस में कभी प्रशिक्षण नहीं होता। हमारे तो मंडल बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण शिविर होते हैं और विधायकों का प्रतिवर्ष होता है और लगभग राज्यसभा के चुनाव से पहले ही करते हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव में वोट देने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। उसमें बहुत छोटा एक कॉलम होता है सेंटीमीटर्स में, उस कॉलम में पर्टिकुलर चिन्ह करना पड़ता है, वरीयता क्रमांक देने पड़ते हैं। इसलिए इस राज्यसभा के चुनाव में सभी विधायकों की एक ट्रेनिंग भी हो जाती है और इसके साथ साथ विधायी कार्य है, संगठनात्मक रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी का भी आत्मनिर्भर पैकेज जो आदरणीय मोदी जी का आया है वो है। इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमेशा ही रहता है। आज यहाँ विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके बाद में जो भी पार्टी का निर्देश आदेश होगा उसका सब पालन करेगी। कांग्रेस ये कह रही है, उपनेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि 5 सितारा होटल में सरकार कैद हो गई है, लेकिन पिछली भाजपा सरकार भी लगातार 5 सितारा होटलों के अंदर इस प्रकार के कैंप करती थी और आज भी जो अगर बीजेपी जा रही है तो 5 सितारा होटल। देखिए, कांग्रेस ये बताए कि पिछले 7 दिनों में उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में प्रशिक्षण लिया, क्या उनका प्रशिक्षण शिविर रहा। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार जब से ये महामारी हुई है, कोविड के इस संकट में तुष्टीकरण की राजनीति पर राजस्थान की सरकार चल रही है। चाहे राशन वितरण का विषय हो, चाहे और कोई विषय हो, सरकार पूर्ण रूप से तुष्टीकरण कर रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में इस कोविड के संकट ने सरकार की पोल खोल दी है। सरकार खुद अपने लोगों से घिरी हुई है, उनके लोग ही उनके 2 ग्रुप बने हुए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग अलग खेमों में बंटे हुए हैं। इसलिए वो अपनी साख बचाने के लिए और एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाने के लिए वो अपना खेल खेल रहे हैं। क्या बीजेपी को डर है कि और बीजेपी में डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए एक जगह विधायकों को ले जाया जाए? देखिए, हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, ना तो हमें कभी डर था ना कभी डर है। हमने कभी कहा ही नहीं कि हमारे 2 भी जीतेंगे। हमने ये कहा कि भाई हमने 2 प्रत्याशियों के नामांकन भराए, जितने जीतेंगे जीतेंगे, जितने वोट हमारे उसमें तो कम एक भी होगा नहीं, बढ़कर आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुख्य सचेतक महेश जोशी कह रहे हैं कि एसओजी को, एसीबी को सारे सबूत दे दिए गए हैं, जल्दी खुलासा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को हम चुनौती देते हैं कि उन्होंने यदि जो आरोप लगाया या तो उस आरोप को साबित करे या मुख्यमंत्री जी और उनके सचेतक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने सीधे तौर पर चुनौती दी है कांग्रेस को कि जो आरोप लगाए गए हैं उनको साबित किया जाए। दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी विधायक दल की जो बैठक यहाँ पर आप चल रही है, आप देख सकते हैं जो बीजेपी विधायक दल है इसके लिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आज जो है होटल क्राउन के अंदर भी
बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है वो शिविर लगने जा रहा है। और उस शिविर के अंदर अगर बात करें तो वरिष्ठ नेता आएंगे, मुरलीधर राव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा विधायक दल के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, वो भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, इसके साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा और कई केंद्रीय नेताओं के भी उस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने की जो बात है वो कही जा रही है। तो सभी बीजेपी के इन विधायकों को जो कि यहाँ पहुँचे हैं, सभी को अपने बैगेज और सामान लेकर के आज पार्टी मुख्यालय पर बुलाया गया है। हालांकि जो है विधायकों का आना बदस्तूर अभी जारी है। उसके बाद में पूरी विधायक दल की बैठक चलने वाली है। दोपहर में जो है सभी को एक होटल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जो कि 5 सितारा होटल है टोंक रोड पर, होटल क्राउन जिसका नाम बताया जा रहा है। यहाँ से सभी को ले जाया जाएगा। उसके बाद में 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जब तक होना है तब तक ये विधायक उसी बाड़ेबंदी में रहेंगे। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वही बीजेपी प्रदेश कार्यालय से तमाम विधायकों को टोंक रोड स्थित होटल क्राउन प्लाजा ले जाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाहर निकलते हुए सभी विधायकों की सूची बनाकर उन्हें एक एक कर लग्जरी बसों में बिठाया गया। कुल 4 बसें बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगाई गई थी। विधायकों को एक दिन पूर्व ही सामान बैगेज लेकर आने के लिए भी कह दिया गया था, इसलिए विधायक भी ठहरने की तैयारी के साथ ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। होटल के लिए जाते वक्त उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित बीजेपी के विधायकों से न्यूज इंडिया के प्रधान संवाददाता नीरज शर्मा ने खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब बाड़ेबंदी की तैयारी में, और आप देख सकते हैं प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद अब बसें लगा दी गई हैं। एयर कंडीशन बसों के जरिए इन तमाम विधायकों को एक होटल के अंदर क्राउन प्लाजा की ओर ले जाया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुद इन बसों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और यहां से जो ये बसें हैं क्राउन प्लाजा की ओर जाएंगी। राठौड़ साहब खुद पूरी व्यवस्था को राठौड़ साहब, आज विधायक दल की बैठक भी संपन्न हो गई है। प्रशिक्षण शिविर में क्या कुछ रहेगा? 26 लोग नए हैं, इसलिए वोट दिलाने का प्रशिक्षण देंगे। हम उनको चिंतन करेंगे कोरोना की वैश्विक महामारी में जो शानदार काम किया है, सेवा के काम को आगे कैसे बढ़ाएं और सरकार की कमी खामियों के बारे में, और केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया वो जनता तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी भी अब बाड़ाबंदी कर रही है। कोई बाड़ाबंदी नहीं है, हमारे अपने आप आ रहे हैं विधायक, हमारी कोई बाड़ाबंदी नहीं। लो बैठे। तो बाड़ेबंदी की बात को बीजेपी नकार रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं भाजपा के अब इस बस के अंदर जा रहे हैं। इस बस के जरिए होटल तक पहुंचेंगे। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। चौमू से आने वाले विधायक रामलाल शर्मा जी भी आ चुके हैं। ये अशोक बैठेगा इसमें। रामलाल जी, प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण शिविर में क्या कुछ रहेगा, क्या रीति नीति, क्या क्या बताएंगे? 26 MLA पहली बार जीत के आए हैं। 26 MLA अपने मत का उपयोग ठीक तरीके से कर सके, तो यही हमारे प्रशिक्षण शिविर है। आगामी संगठनात्मक जो कार्यक्रम है उसको हम ठीक तरीके से कर पाए, उसकी एक योजना है। 19 जून तक सभी लोग रहेंगे? बिल्कुल 19 जून तक एक साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे। विधायक दल की बैठक में क्या क्या रहा था? विधायक दल की बैठक के अंदर यही है कि कोविड के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने काम किया है, और सरकार इस कोविड के दौरान भी अपनी सरकार को किस तरीके से एक होटल के अंदर बंद करके रह रही है। तो कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप है होटल में बाड़ेबंदी का, लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक अपने बैगेज के साथ में यहाँ पर आए हैं। पहले से ही निर्देश है बैगेज साथ में। आप देख सकते हैं लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं इस बस में जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अलग अलग बसें मंगाई गई हैं। कई बसें जो हैं यहाँ पर लाई गई हैं, अलग अलग ट्रेवल्स की जो बसें हैं वो यहाँ पर व्यवस्था करवाई गई है। सीधे होटल क्राउन प्लाजा टोंक रोड पर जो कि आता है वहाँ ले जाना है, और उसके लिए बाकायदा विधायकों को अपने बैग लेकर के पहले से बुलाया गया था। आप देख सकते हैं अलग अलग बसें, कम से कम 4 बसें जो हैं वो लगाई गई हैं, 1, 2, तीसरी पीछे, और ये चौथी बस जो कि पार्टी मुख्यालय के गेट के बाहर लगी हुई है। विधायकों को बैग लेकर के बुलाया गया। सर, बैग पहले से लेकर के आए, पूरी सूचना थी? यस सर, हमें पूरी सूचना थी कि हमारा चिंतन शिविर होगा, और चिंतन शिविर के अंदर हम देश की चिंता करेंगे। प्रदेश में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग के साथ में एलिफेंट ट्रेडिंग भी की है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जनता को गुमराह करके ये वोट लेकर के आ गए थे। आज इनकी कलई पूरी तरह से खुल गई है कांग्रेस की सरकार की। इस बात की चिंता, पूरे प्रदेश की चिंता हम सब लोग करने वाले हैं। एलिफेंट तो पिछली बार भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ पिछली बार भी आए थे। हाँ, वो एलिफेंट खरीदने में माहिर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, एलिफेंट ट्रेडिंग भी होने लग गई है, और इसके अंदर अशोक गहलोत माहिर है। आज विधायक दल की बैठक में क्या क्या निर्देश दिए गए?
विधायक दल की बैठक में जो नए विधायक आए हैं उनको किस तरह से वोट डाला जाएगा, इस बात के लिए भी बताया गया है। और जिस तरह से सामाजिक सरोकार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के जन जन ने, कार्यकर्ता ने जिस तरह से निभाई है, उसके बारे में भी चर्चा की। और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस वैश्विक महामारी में आम आवाम की चिंता करते हुए सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई है। 2 प्रत्याशी उतारे हैं, बहुमत एक का है, कैसे पार पड़ेगी? ये कोई खास बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। 2 उतारे 3 उतारे, ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं विधायकों के जाते हुए बसों के अंदर एक एक करके चढ़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, बसों में मेंटेन करनी है, इसलिए जो विधायक हैं उनको अब इस अलग अलग बसों के अंदर ले जाया जा रहा है और सीटों के बीच में गैप देकर के इनको चढ़ाया जाएगा। तो अलग अलग विधायक अपने बैगों के साथ में 19 तारीख तक जो है अब इस होटल के अंदर इनको रखा जाएगा और पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर पहले से बुलाया गया था। विधायकों की जो खुद की गाड़ी हैं, खुद की गाड़ियों के अंदर वो अपने सामान लेकर के आए थे। एयर कंडीशन की बसें हैं, इसके माध्यम से सभी विधायकों को ले जाया जा रहा है होटल के अंदर। तो भाजपा जहां लगातार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप अभी तक लगा रही थी कि बाड़ेबंदी जो है वो बाड़ेबंदी की जा रही है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी इन सवालों से गिरती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सूटकेस भी कई विधायक जो है लेके आए। सर क्या क्या सामान लेकर के आए? कोई सामान है, कपड़ा है। कितने 3 दिन के लिए? 19 तारीख तक के लिए। आज 16 तारीख हो चुकी है, 17, 18 और 19 को चूंकि मतदान है। अब आपने देखा छोटा सा ब्रीफकेस एक विधायक लेकर के आए हैं जिसमें कपड़े हैं इनके और सामान है। कई ऐसे ग्रामीण परिवेश से आने वाले विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और तमाम विधायकगण जो अपने ज़रूरी सामान जो है, जरूरी चीज़ें हैं उनको लेकर के आए। अलग अलग विधायक अलग अलग बसों के माध्यम से यहाँ पर चढ़ रहे हैं। सभी होटल के अंदर पहुँचेंगे और उसके बाद में प्रशिक्षण शिविर होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जिसमें मुरलीधर राव जो हैं वो मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इन प्रशिक्षण शिविरों में और बैठकों के अंदर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वही एक तरफ जहां पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, तो वही समदड़ी कस्बे सहित आसपास के दर्जनों गांव में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। टिड्डी के हमले से किसान पूरी तरह से चिंतित है, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हैं। टिड्डी दल पर नियंत्रण पाने के लिए किसानों के पास टिड्डियों को भगाने या उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त कोई दवा और साधन नहीं है। ऐसे में किसानों का कहना है कि पिछले साल टिड्डियों ने पूरी फसलों को नष्ट कर दिया था और अब एक तरफ जहां कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ टिड्डियों ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बहुत भारी संख्या में टिड्डी दल आया है, बहुत संख्या है और किसानों को अभी फसल ये बोई हुई है तो करीबन किसानों को पूरा का पूरा नुकसान ही है। पहले भी पूर्व में भी ऐसी जीरा की फसल के टाइम में आया था और अब इस टाइम में भी आ गया। प्रशासन की ओर से किसानों को कोई राहत अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली है और आगे की शायद पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है, न तो कोई दवा न कोई स्प्रे टंकी वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर आप टिड्डी दल पर नियंत्रण कैसे पा रहे हैं? अभी ये देसी जुगाड़ कर रहे हैं, कोई धुआं वगैरह करा दे, टायर जला रहे हैं, कोई थाली बजा रहे हैं, कोई ऐसा करके वो जुगाड़ कर रहे हैं। यानी अपने स्तर पर ही आप टिड्डी दल पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन की तरफ से कुछ भी सहायता नहीं प्रदान की गई है। तो ये बारिश का मौसम भी है आगामी, तो किसानों के चिंता चेहरे पर बहुत भारी चिंता की है और आने वाले आपदा भी ये टिड्डी दल आने वाले जैसे महीने 2 महीने बाद भी अगर ये इधर ही मंडराते रहा तो भारी नुकसान होगा। वहीं पोखरण को जिस तरह से परमाणु परीक्षण यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों और यहाँ की कला संस्कृति ने विश्व भर में पहचान दिलाई है, उसी तरह यहाँ की लाल मिट्टी से बने कलात्मक आकर्षक खिलौने और बर्तनों ने भी देश भर में कस्बे की हस्तकला को पहचान दिलाई है। लेकिन कोरोना के चलते इन मिट्टी के बर्तनों की मांग बाजार में नहीं है, फिर भी खाली समय में माटी पुत्र अपनी हस्तकला को जीवित रखने के साथ ही समय का सदुपयोग कर रहे हैं। पोखरण में कुंभकार हस्तकला विकास समिति है जिसका मैं प्रभारी हूँ। इस लॉकडाउन के चलते रोजगार में हमारा कुछ भी नहीं हो पाया, सारा धंधा बंद चौपट हो गया क्योंकि यहाँ का जो माल है, यहाँ की जो पोल्ट्री है वो ज़्यादातर बाहरी क्षेत्रों में बिकने जाती है, लेकिन हर जगह बंद होने की वजह से कोई धंधा कोई काम नहीं हो पाया, सारे रास्ते बंद थे। उसके उपरांत यहाँ पर जो पहले से महंगाई है उसके बाद मटके जो बिकते धंधो है
जो सब बंद है। रामडेरे भी हमारी दुकान है, जकई बंद है 2 महीना हूँ। और हमारे जोधपुर डिवीजन है, जैसलमेर डिवीजन है, बाड़मेर डिवीजन है, सब सप्लाई हुए माल वो आ को सके नहीं, ग्राहक नहीं अटे बन सके, नहीं जा सके। बेटा बनाओ तो माल है जो रुक गयो, कोई जा नहीं सके बाहर, पूरा ही ब्लॉक हो गयो धंधो मोरे। मैं बेरोजगार हूँ, माल नहीं बिके, बेरोजगार हूँ, बिकते हुए। तो वहीं नागौर के कुचामन सिटी क्षेत्र में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि महिला का ससुराल मारोट में है और कुचामन में उसका मायका है। इस समय पहले पॉजिटिव महिला की मां भी कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई थी। जानकारी में सामने आया है कि मां की तबीयत खराब होने पर यह महिला हालचाल जानने के लिए कुचामन आई थी। कुचामन चिकित्सालय में आज बच्चे की रिपोर्ट में आज एक संक्रमित की जानकारी मिली। क्या है उसकी पूरी जानकारी और कुचामन चिकित्सालय की ओर से अब तक कितने रोगियों का उपचार किया गया है, कितने सैंपल हुए हैं और कितने अब उपचाररत है, कितने डिस्चार्ज हो गए? आज एक केस पॉजिटिव आया है, मांगी देवी। उसका ससुराल मारोट है, लेकिन उसकी मदर यहाँ गुलजारपुरा में रहती है। वो 2 तारीख को यहाँ से रेफर की गई थी जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।